स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सहाय नॉलेज 90 में। जैसा कि आज हम जो वीडियो लाए हैं इस पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन वह बहुत स्पष्ट जो है नहीं रहा, क्योंकि उसके अक्षर या लिखावटें बहुत क्लियर नहीं आ रही थी। इसलिए हमने सोचा कि इस पर हम पुनः एक वीडियो बना लें जो एक साथ होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्योंकि हमारा चैनल मुख्यतः संस्कृत विषय से संबंधित चैनल हमने बनाया है, टीचिंग से जो रिलेटेड है, तो संस्कृत विषय में सामान्य जानकारियां ही नहीं बल्कि विशेष जानकारियां भी दी जाएंगी, जिनमें आपको कंपटीशन से लेकर के यूपी टीटी सीटीईटी या आदि परीक्षाओं से संबंधित जानकारी दी जाएगी। तो आइए आज हम लोग जानते हैं, क्योंकि सबके लिए यह समस्या होती है कि संस्कृत को कैसे सीखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, उसका अर्थ कैसे निकाला जाए, शब्द रूपों को रटा कैसे जाए, धातु रूपों को रटा कैसे जाए। ये बहुत ही जटिल होता है, बड़ा ही कठिन होता है। तो आपको हम एक स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीज़ें आपको बताएंगे, और यह हमारा वीडियो छोटी कक्षा से लेकर के प्रतियोगी परीक्षाओं तक के अभ्यर्थियों के लिए भी काम देगा। ख़ास तौर से उनको जो यूपी टीटी सीटीईटी सुपर टीटी आदि परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, उनके लिए यह आवश्यक होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बात अवश्य करेंगे कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करते रहें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। और आइए वीडियो हम शुरू करते हैं आज कि संस्कृत, जो हम संस्कृत पढ़ते हैं वो मूलतः संस्कृत होता है। संस्कृत जो नीचे आप देख पाएंगे कि संस्कृत जो है मूलतः यहाँ लिखा हुआ है कि सम उपसर्ग क्रिय धातु एवं त प्रत्यय से मिलकर के बनता है। उपसर्गात क्रिया योगे, उपसर्ग क्रिया के योग में जुड़ करके क्रिया के मूल अर्थ को बदल देते हैं। धातु मानी क्रिया होती है, संस्कृत में जो क्रियाएं होती हैं उन्हें धातु कहा जाता है। प्रत्यय प्रतीयते विधीयते अनेनिति प्रत्यय, जिनका शब्दों और क्रियाओं के साथ विधान किया जाए वो प्रत्यय हैं। प्रत्यय भी किन्हीं शब्द या धातु से जुड़ करके उसके मूल अर्थ में परिवर्तन ले आ देते हैं। तो हम शुरू करते हैं, संस्कृत क्या है, संस्कृत का अर्थ या परिभाषा। तो संस्कृत का मूल अर्थ होता है संस्कारित या संस्कार किया हुआ, जिसे शुद्धिकरण या परिमार्जित भी कहते हैं, या परिष्करण। सामान्यतः सभी का एक ही अर्थ होगा। तो संस्कृत माने संस्कार किया हुआ। संस्कृत वह विषय है जो हमें हमारे मन मस्तिष्क में अनैतिक विचारों को दूर कर नैतिक विचारों का संचार करता है, अर्थात हमें संस्कारवान बनाता है, संस्कार सिखाता है। संस्कार का शब्द ही है कि हम सद आचरण करें, परोपकार करें, आदि आदि। तो संस्कृत क्या है? जैसा हमने जाना, संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है, संस्कारित या संस्कार किया हुआ मूल अर्थ होगा। तो संस्कृत मतलब संस्कृत एक विषय है। विषय होने के साथ विषय को हम पढ़ रहे हैं लोग मूलतः। संस्कृत क्या है? एक भाषा है। और हम भाषा की अगर बात कर लें तो भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा किसी व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति होती है जो दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी लिपि या चिन्ह का प्रयोग करके अपनी बातों को दूसरे के समक्ष व्यक्त करता है तो वह ध्वनि या लिपि अर्थात या चिन्ह विशेष जो वह प्रयोग करता है वह भाषा कही जाती है। भाषा मूलतः प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। यदि हम यहाँ लिखे हुए हैं और लिख कर कोई चीज़ आपको समझा रहे हैं या व्यक्त कर रहे हैं तो वह लिखित भाषा होगी। उसी तरह से बोल करके जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, समझाया या बोला जाता है, समझा जाता है, वह मौखिक भाषा होगी। संकेत के माध्यम से जो समझाई या बोली जाए वह सांकेतिक भाषा होगी। तो संस्कृत शब्द की हम जो है एक उत्पत्ति की चर्चा कर लें यहाँ पर कि संस्कृत शब्द का निर्माण कैसे होता है और संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख ले रहे हैं, कि संस्कृत जैसे हमने पहले बताया सम उपसर्ग क्रिय धातु एवं त प्रत्यय से मिलकर के बनता है। उपसर्ग मूलतः अव्यय के प्रकार होते हैं। अव्यय 4 प्रकार के बताए गए हैं। उन 4 प्रकारों में से अव्यय का यह जो है एक प्रकार है और उपसर्ग एक प्रकार है। उपसर्गों की संख्या संस्कृत भाषा में 22 बताई गई है। और धातु जो है, धातु पाठ में 2000 धातुओं का उल्लेख किया गया है, क्योंकि जो 10 प्रकार के गणों में विभाजित धातुएं हैं उन सभी गणों में विभाजित धातुओं की संख्या का योग करेंगे तो लगभग 2000
की संख्या में धातुएं आएंगी। प्रत्यय हमने आपको बताया, प्रतीयते विधीयते अनेनित प्रत्यय, जिसका प्रतिपादन या विधान किया जाए वह प्रत्यय होते हैं। और प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं, पहला तिंग प्रत्यय, दूसरा कृत प्रत्यय एवं तद्धित प्रत्यय। तिंग सुप, अब इन्हीं में से जो तिंग कृत प्रत्यय होगा एक, और एक दूसरा तद्धित प्रत्यय होगा। आगे हम संस्कृत को समझने के लिए उसके कुछ भाग, भेद, विभाग आदि की चर्चा कर लें। तो संस्कृत को पढ़ने या समझने के लिए उसके भाग या भेद, मौलिक रूप से संस्कृत के कितने भाग हैं तो वो दो प्रकार के होंगे, पहला वैदिक संस्कृति और दूसरा लौकिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति जिसमें वेदों आदि का अध्ययन अध्यापन कराया जाता है, ईश्वर के अस्तित्व के होने और न होने की, उनके सृष्टि रचना प्रलय इत्यादि की चर्चा की गई है। लौकिक संस्कृत वह संस्कृत है जो इस लोक में अर्थात इस नश्वर जगत में पढ़ाया जाता है। अब हम इस लौकिक संस्कृति की ही विशेष चर्चा करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये विधाएं हैं, इनकी विधाएं या प्रकार की अगर हम बात करें तो लौकिक संस्कृति के भी 4 विभाग मौलिक रूप से बांटे गए हैं, गद्यात्मक गद्य भाग, पद्यात्मक पद्य भाग, नाटक भाग, व्याकरण भाग। इनमें से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है संस्कृत या किसी भाषा को समझने के लिए वह नाटक होता है, व्याकरण होता है। और यह गद्यात्मक अर्थात गद्य भाव में कई प्रकार की विधाएं आ जाती हैं, कई प्रकार की रचनाएं आ जाती हैं, जिसमें एकांकी होगा, आख्यायिका होगा, कथा होगा, उपन्यास होगा, वो सारी रचनाएं गद्य के अंतर्गत आती हैं। पद्यात्मक जो गेयात्मक भी होता है, जिसे गाया जाता है, पद्य। अब यहाँ परिभाषा अगर हम सामान्यतः गद्य की जान लें तो गद्य क्या है? रस, छंद एवं अलंकार से जो मुक्त रचना होगा, जो रहित रचना होगी, वह गद्य कही जाएगी। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो गद्य एक गंभीर लेखन होता है, अर्थात गद्य किसी कवि या लेखक के गंभीर विचारों की प्रस्तुतिकरण होती है, जिसे हम गद्य कहते हैं। दूसरे नंबर पर पद्यात्मक अर्थात पद्य पाठ क्या है या पद्य भाग क्या है? रस, छंद एवं अलंकार से युक्त रचनाएं पद्य कही जाती हैं, अर्थात जिनका आरोह, अवरोह, लय, यति, गति, तुक, छंद इत्यादि निश्चित किए जाते हैं, जिनकी मात्रा, वर्ण, प्रकार आदि का निश्चित रूप से लेखन किया जाता है, वे पद्य भाग कहे जाते हैं या पद्यात्मक हैं। तो सबसे प्राचीन पद्य हमारा ऋग्वेद में पद्य जो है पद्यात्मक चीज़ों का वर्णन आपको मिलेगा, और गद्यात्मक में यजुर्वेद, जो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की दृष्टि से 2 प्रकार के बांटे गए हैं। जैसा कि नाटक की उत्पत्ति आप जानते ही हैं, काव्येषु नाटकम रमणं तत्र रम्या शकुंतला कि अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में भी कहा गया, नाटकों काव्यों में सबसे रमणीय, सबसे सुंदर तो नाटक होता है, लेकिन उन नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक सबसे रमणीय अर्थात सुंदर है। और उन अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के सभी अंकों में चौथा अंक सर्वाधिक प्रिय है। तो नाटक क्या कहते हैं? जब किसी व्यक्ति की हाव भाव के अवस्था को अनुकरण करके रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है या प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो वह नाटक कहा जाता है। तो ये अंतिम शब्द है कि व्याकरण शास्त्रों में कहा गया है कि व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दा अनेनिति व्याकरणम, जो शब्दों को चुन चुन कर व्यवस्थित करें और सही लिखने पढ़ने आदि का बोध कराए, वह व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण की परिभाषा की अगर हम चर्चा करें तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भाषा का व्याकरण किसी भाषा का वह अंग होता है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखने, पढ़ने और बोलने का ज्ञान कराता है। तो ये तो रही सामान्य बात है। आप इस वीडियो को जो है डाउनलोड कर सकते हैं, इसे हमेशा यथावत देख सकते हैं। अब इसी के साथ हम आगे संस्कृत को समझने के लिए सर्वाधिक सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी? मैं समझता हूँ जिस तरह से अंग्रेजी में क्रियाओं को, वर्ब को जानना जरूरी होता है, उसी तरह से संस्कृत में भी वर्ब अर्थात क्रिया अर्थात धातु के रूपों को, शब्द के रूपों को जानना आवश्यक है। तो हम जस्ट अगले क्षण ही आपसे चर्चा करने जा रहे हैं शब्द रूप, धातु रूप का निर्माण कैसे करेंगे, वो किन किन रूपों में बनता है और उसके लिए क्या आवश्यक है। तो आइए हम देखते हैं कि संस्कृत के रूपों का निर्माण कितने प्रकार का होता है और उन किन किन शब्दों का हम रूप बनाते हैं, कितने कितने प्रकार का रूप बनता है। तो सबसे पहले हम संस्कृत के रूप देखते हैं। तो पहला होता है शब्द रूप, जो सामान्यतः संबोधन को यदि हटा दिया जाए तो 21 प्रकार के बनते हैं।
और दूसरा होता है धातु रूप। और धातु रूप प्रायः मुख्यतः 9 प्रकार के बनते हैं, किंतु आत्मनेपद और परस्मय पद को मिला दिया जाए तो वे धातुएं भी 9 और 9 18 प्रकार की बनती हैं। तो सबसे पहले हम शब्द रूपों की चर्चा करते हैं। शब्द रूप अर्थात इन शब्द रूपों में किन किन शब्दों का हम रूप बनाएंगे। तो सबसे पहले संज्ञा शब्द, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी तरह से सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं और अगले ही क्षण विशेषण पदों का, विशेषण शब्दों का रूप यहाँ बनाया जाता है। तो विशेषण शब्द संख्यावाची विशेषण भी हो सकते हैं या अन्य विशेषण शब्द होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि शब्द रूपों के निर्माण में सबसे पहले किन शब्दों की आवश्यकता होगी और हमें क्या क्या ध्यान देना होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी संज्ञा शब्द का लेते हैं तो सबसे पहले उस संज्ञा शब्द में भी 3 प्रकार के शब्दों की जातियाँ होती हैं, अर्थात शब्दों के 3 प्रकार होंगे। तो संस्कृत में लिंगों की बात की गई है, जो 3 लिंग बताए गए हैं। लिंग अर्थात जाति, और वह होगा पुल्लिंग अर्थात किसी पुरुष जाति का जब बोध कराएगा, जैसे बालक का, राम का, या अन्य किसी भी व्यक्ति का जो पुरुष का बोध कराए। स्त्रीलिंग अर्थात जो स्त्री जाति का बोध कराए, जैसे सीता, रमा, सुषमा, रंभा आदि। अगले क्षण जो है नपुंसक लिंग अर्थात ऐसी वस्तुएं जो निर्जीव हों और स्थावर हों, जो गति न कर सकें, क्योंकि वृक्ष आदि भी आ जाएंगे तो वृक्ष निर्जीव नहीं कहा जा सकता, किंतु स्थावर है, वह चल नहीं सकता, स्थिर वस्तुएं भी हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी शब्द को देखेंगे, चाहे वह विशेषकर संज्ञा शब्दों के लिए यह होगा, लिंगों का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि सर्वनाम शब्दों में जैसे अस्मद और युष्मद आ जाएगा तो सारे लिंगों के में एक समान, एक जैसे होता है, सभी लिंगों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे वह तो वह स्त्री के लिए भी प्रयोग होता है और पुरुष के लिए भी प्रयोग होता है, बशर्ते ये क्रिया व्यक्त करती है कि वह स्त्री का है या पुरुष का है। उसी लिंग के आगे वचन, वचन माने संख्या कही जाती है। तो संख्या कितनी होती है? संस्कृत में 3 संख्या होती हैं। एक वचन अर्थात 1 की संख्या, द्विवचन अर्थात 2 की संख्या, और बहुवचन माने बहुतों की संख्या। तो एक वचन में राम या बालक अर्थात 1 राम या 1 बालक की चर्चा होगी। द्विवचन में 2 राम या 2 बालक की चर्चा होगी। उसी तरह से बहुवचन में बहुत से राम अर्थात बहुत से बालकों की चर्चा होगी, क्योंकि अंग्रेजी में जेंडर माने लिंग अर्थात 4 प्रकार के बताए गए हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। किंतु संस्कृत में 3 प्रकार के हैं और हिंदी में केवल 2 प्रकार के होंगे। यहाँ यदि हम बात करें लिंगों की बात करें, जेंडर की बात करें, और उसी तरह से अंग्रेजी में जो है वचन अर्थात जो है नंबर 2 प्रकार के हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। हिंदी में भी एक वचन और बहुवचन, केवल संस्कृत में ही इसका विभाग किया गया है कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बताया गया है। आगे हम शब्द रूपों का निर्माण करते समय जो हमारे लिए अत्यावश्यक है वो है कारक एवं विभक्तियाँ। तो विभक्तियाँ कितनी होती हैं? विभक्तियाँ मूलतः 8 होता है। अष्टमी विभक्ति जिसे हम संबोधन कारक भी कहते हैं, किंतु संस्कृत में प्रायः संबोधन को प्रथमा विभक्ति में रख दिया जाता है। हमने यहाँ संबोधन लिखा नहीं है, आपको हम बता दे रहे हैं। तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। अब इन्हीं विभक्तियों के साथ कारक सदैव लगे होते हैं, अर्थात प्रथमा विभक्ति के कारक का नाम कर्ता और उसकी पहचान क्या होती है? ने, जैसे राम ने। द्वितीय विभक्ति के कारक का नाम है कर्म, इसकी पहचान होगी को, जैसे राम ने रावण को। तो यहाँ को शब्द क्या है? कर्म शब्द, कर्म हो जाएगा। तृतीय विभक्ति के कारक का नाम करण से या के द्वारा इसकी पहचान होती है, जैसे वह कलम से लिखता है तो सह लेखन्या लिखत, वह कलम के द्वारा या कलम से लिखता है। वह छड़ी से मारता है, सह दंडेन ताड़यति। तो तृतीय विभक्ति के कारक का नाम करण, चतुर्थी विभक्ति के कारक का नाम संप्रदान, सम्यक प्रदीयते यस्मै संप्रदान के लिए इसका हिंदी पहचान है। जैसे वह ब्राह्मण के लिए जो है गाय देता है, सह ग्राम जो है ब्राह्मणाय गाम ददाति, वह ब्राह्मण को गाय देता है तो ब्राह्मण के लिए गाय देता है आदि। पंचमी विभक्ति जो अपादान कारक कहा जाता है, अपादान कारक की भी पहचान से या के, से अलग के अर्थ में, से या से अलग से। जैसे सह अस्वात पतत, वह घोड़े से गिरता है, किसी वस्तु का किसी वस्तु से अलगाव। अपाय अपादानम पंचमी ऐसा कहा जाता है, जिससे अलगाव हो उसमें पंचमी हो जाएगी। षष्ठी विभक्ति जो संबंध कारक कहलाती है, और यह संबंध कारक
का, के, की, रा, रे, री, संस्कृत में इसको प्रायः कारक नहीं कहा जाता, किंतु हमको पढ़ना सभी है। से षष्ठी करके सूत्र आता है, षष्ठी विभक्ति, आगे हम कारक विभक्ति जो है संधि समास आदि की भी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसकी पहचान का, के, की, रा, रे, री होता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, इदम मम पुस्तकम, वह उसका भाई है, सह तस्य भ्रातरः, आदि शब्द या आदि वाक्य या उदाहरण इस तरह से हो जाएंगे। सप्तमी विभक्ति अर्थात अधिकरण कारक, ये अधिकरण कारक है जो मे पे पर अर्थ व्यक्त करता है। तो मे पे पर अर्थ में जैसे सह प्रकोष्ठे तिष्ठति, वह कमरे में बैठता है, सह आसंदनम तिष्ठति, वह कुर्सी पर बैठता है, आदि वाक्य जो है कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, इस तरह के आपको पहचान करना है। और दोस्तों सभी दर्शकों से हम ज़रूर अपेक्षा करेंगे कि वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। लिहाजा हमारे पास उपकरणों और साधनों की कमी है, क्योंकि अन्य जो है टीचरों की तरह हमारे पास स्टैंडर्ड बोर्ड नहीं है और हम केवल पुस्तक और अभ्यास पुस्तिका का ही सहारा लेकर के वीडियो बना रहे हैं। तो शायद हमारा वीडियो बहुत अट्रैक्टिव ना हो, किंतु हम आपको समझाने और पहचानने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आगे हम धातु रूपों की हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ धातु रूपों के विषय में हमने बताया कि धातु अर्थात क्रिया, तो क्रियाओं का रूप चलाना है, धातुओं का रूप चलाना है। धातु पाठ में 2000 धातुएं हैं, तो धातुएं होती कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की, अकर्मक धातु और सकर्मक धातु। जैसे अंग्रेजी में ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब, लेकिन अंग्रेजी में 2 वर्ब और जाती हैं, लिंकिंग एंड फ्रेजल, तो वो संयुक्त क्रियाएं इत्यादि हो जाती हैं। किंतु हमारे यहाँ जो मौलिक सामान्यता है आपको पढ़ना है अकर्मक धातु और सकर्मक धातु। तो धातु का रूप कितने प्रकार के बनाए जाते हैं? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि परस्मैपद पद, आत्मनेपद, उभयपदी। प्रायः परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातुओं का ही उल्लेख हुआ है, किंतु कुछ धातुएं ऐसी हैं जो उभयपदी में भी रूप बनाते हैं। अब धातुओं का रूप बनाने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो जैसा पहले हमने बताया कि वचन अर्थात संख्या की, वचन अर्थात संख्या की, तो यहाँ भी वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन उसी तरह से चर्चा होगी। दूसरी पुरुष की चर्चा होगी, पर्सन जो अंग्रेजी में आप करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो हम यहाँ एक चीज़ और क्लियर करते चलें बच्चों और देखने वाले सभी दर्शकों को भी कि हमारे यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे राम शब्द आ जाएगा, आप शब्द आ जाएगा, सम्मान सूचक शब्दों के लिए आप भी लगाया जाता है, तो आप शब्द आ जाएगा, राम आ जाएगा, सीता आ जाएगी। और वह सर्वनाम शब्द होगा जो स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होगा। मध्यम पुरुष में तुम होगा और उत्तम पुरुष में मैं या हम होगा। तो अस्मद के रूप उत्तम पुरुष में और युष्मद का रूप मध्यम पुरुष में। अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जो वहाँ का थर्ड पर्सन होता था वही हमारे यहाँ का फर्स्ट पर्सन होगा, अर्थात प्रथम पुरुष होगा। ये रही पुरुष की बात। तो पुरुष के साथ साथ धातुओं का रूप बनाने के लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट है, वो है लकार। यहाँ आप देख रहे हैं कि लकारों की चर्चा की गई है। लकार होते कितने हैं, लकार कहेंगे किसे, लकार को हम काल या समय की संज्ञा दे सकते हैं। संस्कृत में लकारों को मौलिक रूप से, संस्कृत साहित्य में अगर हम बात करेंगे तो 11 प्रकार के लकारों की चर्चा की गई है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। 11 प्रकार के लकारों में एक लकार है लेट लकार, जो वेदों में प्रयोग किया जाता है, लौकिक संस्कृत में उसका प्रयोग नहीं होता। और उनमें से 10 लकार जो होंगे क्रमशः लट लकार, लिट लकार, लूट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लेट लकार हट जाएगा। फिर लंग लकार, लिंग लकार में 2 लकार आएंगे, विधलिंग और आशीर्लिंग, लुंग लकार, लिंग लकार, और इस तरह से आपके पूरे 10 लकार हो जाएंगे। अब उन 10 लकारों में हमको मौलिक रूप से 5 लकार पढ़ना है। प्रायः 5 लकार में ही काम हो जाते हैं छोटी कक्षाओं तक, लेकिन आगे जब कंपटीशन के लिए लोग पढ़ते हैं तो 10 लकारों का भी प्रयोग होगा, अत्यावश्यक होगा। तो धातु के रूप बनाने के लिए हम लकारों में से पहले लट लकार या वर्तमान काल, हमने इसे सुविधा की दृष्टि से प्रेजेंट टेंस, छोटे बच्चों जो भी 11वीं 12वीं या 10वीं के छात्र छात्राएँ पढ़ेंगे उनके लिए आवश्यक होगा।
टी लकार प्रेजेंट टेंस लिख लेंगे, सुविधाजनक होगा। लंग लकार पास्ट टेंस भूतकाल के लिए है। लिट लकार भविष्य काल के लिए जो फ्यूचर टेंस होगा। लोट लकार आज्ञा के लिए जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। अंग्रेजी वाले समझ जाएंगे, इम्परेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य, उसी तरह से आज्ञा के लिए लोट लकार। विधिलिंग लकार चाहिए के लिए वुड या शुड जैसे क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज इस वीडियो में हमने संस्कृत शब्द का अर्थ, उसकी परिभाषा, भाषा कितने प्रकार के होंगे, संस्कृत का विभाजन जो है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृति, गद्य पद्य, नाटक, व्याकरण की दृष्टि से भेद, संस्कृत को हम पढ़ने के लिए सर्वाधिक सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी, जो शब्द रूप होंगे। तो शब्द रूपों में किसकी चर्चा होती है, शब्द रूपों में क्या क्या आवश्यक है, धातु रूपों में क्या क्या आवश्यक है, ये हमने आपको चर्चा कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही सब्सक्राइब अवश्य करें और दूसरों से भी कराएं। कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।